नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद दमदार तरीके से तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सहयोगी दलों के साथ भी बेहतर तालमेल को लेकर गंभीर है। इसी को लेकर भाजपा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुखद संजोग है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। अनूप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, बहुत बड़ा बयान सामने आया है, बहुत बड़ा काम भी है प्रधान जी का। सबसे बड़ी बात है कि निषाद पार्टी को एक कर लिया गया है बीजेपी से, जो अलग चल रही थी। अब कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान का ये रुख है अगले चुनाव के लिए बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से भाजपा की रणनीति है कि छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर चलना, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 2022 की जो रणनीति तैयार कर रही बीजेपी, वो पूरी पुख्ता तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं और लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर थे। उसके बाद फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, और साथ ही साथ अपना दल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 की जो तैयारी चल रही है चुनाव लड़ने की, ये दोनों पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उस जो समझौता हुआ है सीटों को लेकर, जिस तरीके से संजय निषाद ने पहले बार्गेनिंग की थी सीटों को लेकर के, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं की है। उनका कहना था कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं संजय जो निषाद हैं, उनकी और अपना दल की जो तालमेल था सीटों को लेकर कहीं न कहीं बैठ चुका है। यही इसका मतलब है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पर, हालांकि जो मीडिया के सवालों से संजय निषाद बचते आए, क्योंकि पहले उनके जो बयान थे वो काफी सुर्खियों में थे, भाजपा से बगावती उनके बयान थे। इसी सब चीजों को लेकर वहां पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और सरकार की अनूप आपको रोकना चाहूंगा। अनूप, आपसे समझना चाहूंगा कि निषाद पार्टी को बीजेपी अपने पक्ष में ले ली है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और अगर वोट बैंकों की बात की जाए तो कितने सीटों पर दखलंदाजी होती है निषाद पार्टी की, जिसका लाभ बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, संजय निषाद 110 सीटों को पहले उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा है, प्रभावित करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसको बार्गेनिंग को लेकर लंबे समय से बात चली आ रही है। ये उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल सच है कि निषाद और भुर्जी या कोरी, तमाम ऐसी जातियां हैं, कुम्हार, ये सब संजय निषाद से पार्टी में कहीं न कहीं अपना ताल्लुक रखती हैं, जनाधार है उनका। और यही सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हम बिल्कुल बीजेपी पार्टी को बड़ा फायदा मिलने वाला है और ये प्रधान का बड़ा रुख और बड़ी पहल आगे आने वाले चुनाव के लिए बड़ा फायदा दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है, तो वहीं वोटरों को अपनी ओर करने के लिए बड़े नेताओं का भी यूपी का दौरा शुरू हो गया। इस कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर हैं। इस दौरान वो नगर पंचायत चौक में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को कई सौगातें भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद दमदार तरीके से तैयारी चल रही। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ भी बेहद तालमेल को लेकर गंभीर है।
इसी को लेकर भाजपा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। वे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही तत्पश्चात लम्भुआ विधायक देवमणि दुबे के घर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अक्टूबर माह में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर सकते हैं। उद्घाटन को लेकर एक्सप्रेस वे की सुरक्षा अभी से चौक चौबंद की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा को लेकर अभी से प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। काम पूरा होने से पहले 192 सेना के रिटायर्ड अधिकारी और जवानों को दिन के 24 घंटे के दौरान 8-8 ग्रुप में 3 शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि गाजीपुर में एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर परिवहन और पुलिस की वसूली उजागर होने के बाद दोनों विभागों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दूर रखा गया है। 340 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर यातायात और सुरक्षा की जिम्मेदारी 192 रिटायर्ड सेना के जवानों को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बड़ी जालसाजी का मामला सामने आया। यहां दुकानों को आवंटित करने के नाम पर बड़ी धनराशि ले ली गई। इस जालसाजी के लिए फेसबुक को जरिया बनाया गया है। फिलहाल 4 लोगों से 35-35 लाख रुपए लेने का मामला उजागर हुआ। ऐसे और कितने लोग जालसाजों के शिकार हो चुके हैं, जांच का विषय है। विश्वनाथ मंदिर के सीईओ ने इसे लेकर लोगों को सतर्कता बरतने की बात कही और कहा कि निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू कर सकती है। परीक्षा नियम प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं हुई। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 खाली पद हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हलफनामा दायर किया था और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का भी ऐलान किया था। एएमयू के छात्र धर्मांतरण के आरोपी कासिम सिद्दीकी के पक्ष में उतर आए। विद्यार्थियों के एक समूह की ओर से गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रिहाई मांग की गई। इसके बाद आज फिर विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रिहाई की मांग की जाएगी। बता दें कि धर्मांतरण के आरोपी कासिम सिद्दीकी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वो दूसरे राज्यों से कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां उस पर पिछले करीब 2 सालों से नजर रखी हुई थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उमर गौतम के साथ भी उसका संपर्क आया है। कासिम की गिरफ्तारी होने के बाद एएमयू विद्यार्थियों के एक समूह ने रोष जताया है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों की मांग पर यह आश्वासन दिया है कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी इंटर कॉलेज पहले के समय से ही खुलेंगे। बता दें कि 2 पालियों में स्कूल चलाने से निर्धारित से ज्यादा समय काम किए जाने पर शिक्षकों का विरोध लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री ने कई और समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भी आश्वासन दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने बताया कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। पूर्वांचल के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति की धुरी रहे वाराणसी के औरंगाबाद हाउस का पार्टी से 100 साल से पुराना नाता टूट चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार की 4थी पीढ़ी के नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अपने पैतृक आवास औरंगाबाद हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अब किसी भी हाल में वो अपना निर्णय वापस नहीं ले सकते।
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बारे में बोलने से ललितेश बचते रहे, मगर साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश के संगठन में कई साल से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी छोड़ने के कारणों पर उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा, उनके लिए कुछ न कुछ कर पाने की स्थिति में मुझे नेता कहलाने का अधिकार नहीं है, इसीलिए पार्टी से त्यागपत्र दिया जा रहा है। चर्चित महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले की सीबीआई जांच का समर्थन महंत नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव में रहने वाले परिवार ने किया है। परिवार के मुताबिक महंत की हत्या के पीछे जो भी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लखनऊ में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में डेंगू के 24 नए मामले सामने आए। बीते 5 दिनों में डेंगू के लगभग 100 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज गोमती नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हैं। इनकी संख्या 1.5 दर्जन के करीब है। सभी डेंगू मरीज डेंगू वार्ड में भर्ती हैं और ओपीडी और इमरजेंसी में दिखाने आए इन मरीजों की जांच कराने पर डेंगू की पुष्टि हुई। लखनऊ के सरकारी समेत निजी अस्पतालों में भी बुखार के मरीजों की पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। लोकबंधु की ओपीडी में दिखाने वाले 5 मरीजों में कार्ड टेस्ट में डेंगू की पुष्टि हुई। चिकित्सक अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इसमें से 4 लोगों की डेंगू की पुष्टि हुई और जिनका उपचार लगातार चल रहा है। यूपी के 69 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया। 2 लाख से ज्यादा टेस्ट होने के बावजूद प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6 जिलों में संपर्क में 11 संक्रमित ही मिल पाए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में हुई 2,20,065 सैंपल की टेस्टिंग में सिर्फ 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई। मात्र 6 जनपदों में ही नए मरीज मिले। कहीं भी दोहरे अंकों के केस नहीं पाए गए। इसी अवधि में 20 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। भीमसेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी और बरेली पुलिस के आला अधिकारियों के लिए अपशब्द कहे। आपको बता दें कि भीमसेना के बरेली जिला अध्यक्ष बंटी पर पुलिस की कार्यवाही पर भड़की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र के बनयाना ग्राम में पंचायत के कलयुगी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को बड़ी बेरहमी से पीटा। वहीं डंडों और लातों से पीटने वाला वीडियो वायरल हुआ। अत्याचारी बेटे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बागपत शहर कोतवाली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने गोली मारकर किरण नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं गोली लगने से घायल बदमाश को घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी में डीजे की धुन पर बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। फतेहपुर में गोकशी की बढ़ रही घटना को लेकर एसपी राजेश कुमार ने के निर्देश पर पूरे जिले में गोकशी करने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने अधिवक्ता के घर में घुसकर लोहे रॉड्स और डंडों से पीटा। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत और हाथ तोड़े गए। वहीं महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में श्याम सिंह शाक्त नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद दर्द के बाद बंद नहीं हुआ। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग इलाके में 1 तारीख को एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिस मामले में इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा काटा और जाम लगाया। हंगामा करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जिस दुकान के टीन शेड में पोल करंट उतरते हैं 5 लोगों की मौत हुई थी, उस टीन शेड के पोल फिर करंट उतर आया है और इलाके की एक महिला को करंट लग गया है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग पिता को बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पिता दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हुआ। वहीं बुजुर्ग ने अपने दामाद और बेटे पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। बागपत में सिपाही को गोली मारने का आरोपी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने पैर में गोली मारकर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश 58 करोड़ 73 लाख के घोटाले से फरार चल रहा है।
बाराबंकी में एक बीजेपी कार्यकर्ता को सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मी की लात घूंसे से जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई से आहत पीड़ित सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने थाने पहुंचकर बीजेपी नेता के खिलाफ तहरीर दी। वहीं पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भाजपा कार्यकर्ता और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं भाजपा तोल पकड़ने लगा है और एसएसपी के तत्काल कार्रवाई और तबादले की बात की गई है। लखीमपुर खीरी के साउथ फॉरेस्ट के मोहम्मदी रेंज में जंगली हाथियों ने फिर किसानों पर कहर बरपाया। साथ ही देवी माता मंदिर का गेट तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, हाथियों ने बिजली पोल भी गिराए। वहीं कॉम्बिंग कर रहे वनकर्मियों को भी हाथियों ने दौड़ा कर दिया। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़े गांव रेलवे क्रॉसिंग पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से टकराने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मेन गेट और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के वृंदावन थाना इलाके में किशोरपुरा क्षेत्र में श्रद्धालु और दुकानदार के बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में कार में अचानक आग लग गई, जिसकी क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। चालक ने कार से कूदकर बमुश्किल जान बचाई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बादा में पुलिस कर्मी का बेटा रहीश जादे प्राइवेट कार में पुलिस की लाइट लगाकर घूम रहा था। वहीं भरे बाजार में होटर बजाकर निकले युवक ने किराएगीर को ठोकर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कानपुर में विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हजारों छात्र बीएससी में फेल हो गए, जिससे नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। आगरा के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय फिल्मी गानों की धुन पर डांस कर रहे शिक्षकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सांधन क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। कुशीनगर के जिला अस्पताल में 5 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। लगभग 30 बच्चों की हालत बिगड़ने से उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उन्नाव में जहां एक ओर प्रदेश सरकार राशन कटौती को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए, लेकिन इसका असर कोटेदारों पर देखने को नहीं मिला। वहीं कोटेदार पूर्ति निरीक्षण की मिलीभगत से खुलेआम घोटाला कर रहे हैं और किसी को कानून खबर भी नहीं है। फतेहपुर के खखरेलू थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में लाइसेंसी बंदूक से दबंगों ने एक युवक के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। आगरा के फतेहपुर सीकरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सफेरों को बुलवाकर अजगर को रेस्क्यू करवाया गया और उसे जंगलों में छुड़वाया गया। बहराइच में लगातार दबंगों ने मेडिकल स्टोर मालिक और 2 बार हमला कर दिया है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों के ईंट पत्थर चलाता शुरू कर दिया, जिसमें एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय में तमसा पुल के करीब नदी में वरिष्ठ अधिवक्ता का शव तैरता हुआ मिला, जिससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। कुंभनगरी हरिद्वार अवैध निर्माण किया जा रहा है। एनजीटी मानकों को धता बताकर श्यामपुर कागड़ी में गंगा किनारे रसूखदारों ने होटल, आश्रम और सोसाइटी का निर्माण कर लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी को जिस आश्रम से गिरफ्तार किया गया था, वह भी श्यामपुर कागड़ी गांव में गंगा किनारे बन रहा है। आश्रम की नींव गंगा की धारा के नजदीक खड़ी की गई है। आश्रम को एचआरडीए के अधिकारियों ने सील कर दिया है।
बता दें कि अकेले आनंद गिरी का आश्रम गंगा किनारे नहीं बना हुआ है, बल्कि कई आश्रम बने हुए हैं और इस आश्रम का जो घाट बनाया गया है वह गंगा पर ही बनाया गया है। लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा भले ही शुरू हो गई, लेकिन सख्त नियम के चलते कई यात्रियों को बद्रीनाथ के पास पहुंचने के बावजूद धाम में पहुंचने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। इसके चलते हर दिन कई यात्रियों को लौटना पड़ता है। चारधाम यात्रा के लिए कोविड गाइडलाइन के तहत कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड के दोनों टीके लगे होना जरूरी है। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में आने के लिए ई पास जरूरी है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक बद्रीनाथ धाम के लिए स्लॉट फुल हो चुके हैं और 25,000 यात्रियों को ई पास जारी कर चुका है। इधर बृहस्पतिवार को यमुनोत्री धाम में 400, गंगोत्री में 246 यात्री दर्शन किए हैं। उत्तरकाशी के जोगथ मोटर मार्ग और भैरव मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना धरासू ने बचाव टीम रवाना हुई और सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से सीएचसी भेजा गया। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के ढिकाला, बिजलानी, सरफदुली, झिरना जोनों में लगातार कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस दौरान कैमरे में भालू की मूवमेंट देखी गई। बता दें कि 2008 के बाद कॉर्बेट पार्क में भालू की गणना नहीं की गई है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ अन्य वन्यजीवों के दीदार के लिए पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में यहां पहुंचते हैं। पार्क में बाघ, तेंदुए, हाथी के अलावा पर्यटकों को भालुओं को भी देखना एक अच्छा लगता है, उनकी लालसा होती है। कई बार पर्यटकों को यहां भालू दिख भी जाते हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले मिले, 20 मरीज ठीक भी हुए। राहत की बात तो यह रही कि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की जान नहीं गई। अब राज्य में कोरोना के 249 सक्रिय मामले रह गए। 6 जिलों में 10 से भी कम सक्रिय मामले मिले। देहरादून में सर्वाधिक 124 सक्रिय मामले हैं और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में निजी और सरकारी लैब में 16,291 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। इनमें से 16,274 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून में सबसे अधिक 6 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 2, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और टिहरी में एक व्यक्ति संक्रमित मिला। 4 जिलों चमोली, बागेश्वर, पौड़ी और उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं पाया गया। अब तक राज्य में कोरोना के 3,43,445 मामले आ चुके। इनमें से 3,29,715 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा। गुरुवार को प्रदेश में 1,108 केंद्रों पर 61,169 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 72,93,772 व्यक्तियों को वैक्सीन की खुराक लग चुकी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मौसम में ठंड लौटने से मौसम खुशनुमा हो गया। पर्यटक भी मसूरी के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश और कोहरे के बीच शहर में लगातार पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। वहीं सड़कों पर कई जगह भूस्खलन की भी परिस्थितियां देखने को मिली है। बारिश के चलते बृहस्पतिवार को मलबा आने से एक बार फिर मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार के पास बंद हो गया, जिसमें मार्ग पर लंबा जाम लगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग पर यातायात बहाल किया गया। अब देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मा लगने तक की नौबत आन पड़ी है। अस्पताल में भी आंखों के मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की नजर कमजोर हो चुकी है, आंखों में तकलीफ हो रही है। क्या कुछ परेशानी हो रही है, आप रिपोर्ट से समझिए। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में आया, जिसने हमारे जीवन को 4 दीवारी में ही समेट दिया, अपनों को अपनों से दूर कर दिया। वहीं कोरोना की पहली लहर की दस्तक से जहां सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए थे, उससे लिहाजा बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत पर भी इसका बेहद असर पड़ा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सहारा तो मिला, जो न जाने किस हद तक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मददगार रहा।
लेकिन कहीं ना कहीं इसका बच्चों की आंखों पर बुरा प्रभाव भी पड़ा। एक बेटी है 11th क्लास में है अभी, और उसको समझो 3-4 नंबर का चश्मा चढ़ चुका है ऑलरेडी। और जैसा कि मेरा बेटा छोटी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, अभी एबीएन स्कूल में पढ़ता है रुड़की, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है। तो इस पे तो हम फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है। चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे और बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, तो बहुत काफ़ी मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है इनका। रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना काल के चलते ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को आंखों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक आंखों की परेशानी को लेकर सिविल अस्पताल में बच्चे काफी कम संख्या में पहुंचते थे, लेकिन देखते ही देखते अब उनकी ये संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। तो वो बच्चे भी पेरेंट्स लेकर आए दिन आते रहते हैं, जिनको कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उनको जानकारी, सही जानकारी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसका बचाव यही है कि बच्चा एकदम कम रोशनी में ना पढ़े, बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आंखों को रेस्ट दे। एक हम उसको अगर ड्राइनेस वगैरह होती है तो लुब्रिकेंट भी एडवाइस करते हैं, उसको डालने से थोड़ा राहत रहती है। पौष्टिक खाना खाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का योगा एक्सरसाइज करे, तो उससे जो है उसकी दिनचर्या अच्छी बनी रहती है। आपको बता दें कि कोरोना काल को लेकर पिछले करीब 1.5 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका असर अब उनकी आंखों पर दिखाई देने लगा है। कोरोना काल के चलते मोबाइल फोन और लैपटॉप पर समय बिताने से बच्चों को आंखों की परेशानी होनी शुरू हो गई है। यही वजह है कि अस्पताल में इन दिनों आंखों की परेशानी को लेकर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक आंखों के मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। अस्पताल के डॉक्टर भी मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई का असर बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।